नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस ज्योतिषीय विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह विषय बेहद ज्ञानवर्धक है और सबसे बड़ी बात, यदि आपकी रुचि तनिक भी ज्योतिष को समझने में है, जन्म कुंडली अध्ययन करने में है, तो आज के इस विषय को आपको अवश्य ही समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अपनी जन्म कुंडली को खोलने, भले ही आपको आपकी जन्म कुंडली रट के याद हो, पर अपनी जन्म कुंडली को खोलिए। अपने बच्चे की, अपने परिवार के किसी सदस्य की भी आप जन्म कुंडली खोल सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि सूत्रों को लागू करने के लिए, समझने के लिए प्रायः अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली ना ही देखा करें। विशेष करके बच्चों की कुंडली तो बिल्कुल ही ना देखें, क्योंकि बच्चों की कुंडली जब आप देखते हैं तो कई बार आप उसमें जो कमजोर पक्ष होता है उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि अपनों की कुंडली का अध्ययन स्वयं से आप ना करें। फलतः आप चाहें तो देख सकते हैं। इस सूत्र को समझने के लिए तो आप अपनी ही जन्म कुंडली को खोल लीजिए। प्रिय दर्शकों, अपने ज्योतिषीय जीवन में जब से मैं आप सबके सम्मुख YouTube पर आ रहा हूं, जो ज्योतिषीय कार्यक्रम मैं आपके लिए बनाता रहा हूं, सिर्फ एक ही उद्देश्य रख करके कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो ज्योतिष को एक हद तक तो समझ ही लें। देखिए, हर किसी को हम ज्योतिष तो समझा नहीं सकते, और मैं ये भी नहीं समझता कि आप ज्योतिष के इन कार्यक्रमों को देख करके कल से खुद ही ज्योतिषी बनने चले जाइए। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, परंतु ज्योतिष को जानना और समझना इसलिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपकी इसमें अगर रुचि होगी तभी तो कल को आप किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ेंगे तो आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ग्रह मेरा खराब चल रहा है जिसके चलते मैं इस तरह से परेशानी देख रहा हूं। तो उस अवस्था में ज्योतिष आपकी बड़ी मदद कर सकता है। और कई बार संभव है कि आपको कोई ऐसा ज्योतिषी न मिल पाए, तो वहां इन विषयों को अगर आप समझे होंगे, मैं कई बार ऐसे दर्शकों से मिलता हूं जो सारे नोट तैयार करते रहते हैं, तो कल को अगर किसी मुसीबत में पड़े तो उनके ये नोट उनके काम आ जाएंगे। तो चलिए आज के विषय की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है जिन जन्म कुंडलियों में ग्रह स्थिति कई बार ऐसी दिखाई पड़ती है कि बेहद कमजोर है, जातक को जीवन काल में संघर्ष हो रहा है, लेकिन एक बात तो सदैव याद रखिए कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया है और हमारे अंग प्रत्यंग ठीक हैं, दिमाग हमारा ठीक है, स्वस्थ हैं हम, तो हम करोड़ों के ऊपर बैठे हैं। यानी पहले ही पॉइंट पर में यह सिद्ध हो गया कि हम बड़े भाग्यवान हैं। अब बारी आती है कि जब हम अंग प्रत्यंग से ठीक हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। तो उसके लिए जरूरत है कि हम अपनी कुंडली को समझें कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्षमता है, प्रकृति प्रदत्त हमें क्या वरदान प्राप्त है जिससे हम, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई वरदान प्राप्त है। अभी कल ही के कार्यक्रम को आपने देखा, मैं हर दिन कोई ना कोई ऐसे सूत्र बताता हूं, तो यह बात तय जानिए कि हमें कोई ना कोई परमात्मा से वरदान अवश्य मिला हुआ है। अब बारी आती है कि उस वरदान को हम समझे कैसे, जाने कैसे। तो आइए आज के पहले इस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रहों को जब कोई योग का निर्माण होता है, जैसे एक उदाहरण लीजिए गजकेसरी योग, तो गजकेसरी योग का निर्माण, अगर आप थोड़ा भी ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो आप कहेंगे कि गजकेसरी योग का निर्माण होता है जब गुरु और चंद्रमा एक साथ हों, एक दूसरे के से दृष्ट हों, युति में हो, या केंद्र का किसी भी तरह से संबंध बना रहे हों, तो यह गजकेसरी योग होता है। प्रिय दर्शकों, ये केंद्र का संबंध बड़ा गंभीर विषय है, इसे समझना बहुत आवश्यक है, परंतु ग्रहों के बल को भी समझना बेहद आवश्यक है। कई बार जन्म कुंडली में योग बन रहा होता है और लोग उसी योग को लेकर के भ्रम में पड़ जाते हैं। हालांकि हमारा आज का यह विषय नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ी सी बात आपको समझा देना चाहता हूं। कई बार लोग योगों को लेकर के भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन यह सदैव ध्यान रखिए कि योग तभी मान्य होगा जब योग कारक ग्रह बल लिए हुए हों। और ग्रह के बल को समझने का जो एक सर्वश्रेष्ठ नियम है वह है षडबल।
षडबल से हम ग्रहों के बल को आसानी से भली भांति समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का विषय आपकी कुंडली में ग्रहों का केंद्र संबंध है। तो आप कहेंगे कि केंद्र संबंध के बारे में तो आपने कई बार बताया है, आज नया क्या है, समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 3 भाव कौन कौन? तो लग्न, नवम और दशम। असल में देखा जाए तो मूल भाव तो सिर्फ एक ही है, दशम भाव। इस पर मैंने कई बार चर्चाएं की हैं, यहां समय नहीं गंवाएंगे उसके लिए, कि केंद्र के चारों जो भाव हैं उसमें दशम सबसे बलवान है और त्रिकोण में नवम सबसे बली है। तो मूलतः नवम और दशम अगर ऐसे समझें तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु, केंद्र भगवान विष्णु, नवम मां लक्ष्मी, यह संबंध हो गया। परंतु चूंकि हमारी जन्म कुंडली में एक बात सदैव याद रखना है कि हम इन ग्रह स्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? व्यक्ति के लिए, किसी के व्यक्तित्व के लिए, अर्थात लग्न। तो लग्न को बिना समझे किसी भी तरह के योग और दुर्योग को समझा ही नहीं जा सकता है, अतः लग्न भी साथ साथ सम्मिलित होगा। हमारे पास ये जो 3 भाव हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण भाव हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कुंडली का कोई भी एक ऐसा भाव हो जिसका थोड़ा भी कम महत्व हो, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भाव का अपना अपना विशेष महत्व है। अब चलिए, अब मूल विषय की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में होता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई ग्रह लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये केंद्र का अर्थ है केंद्र के चारों भाव, त्रिकोण का अर्थ है नवम पंचम। कुंडली के किसी भी भाव में स्थिति बन सकती है कि जब भी कोई ग्रह, चाहे वो कुंडली का कारक ग्रह हो अथवा मारक ग्रह हो, अगर कारक ग्रह लग्नेश से केंद्र में होता है तो उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। वहीं यदि कुंडली में कोई मारक ग्रह है और वो लग्नेश से केंद्र, केंद्र का अर्थ होता है 1, 4, 7, 10, वैसे ही यदि कोई ग्रह मारक है परंतु लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण का संबंध नवम पंचम योग बना रहा है, तो समझ लीजिए उसके मारकत्व वाले दोष में, मारकेश दोष में कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही जन्म कुंडली में दशम भाव, दशमेश से जब भी कोई ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है तो उसमें बल आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बल आ जाता है। मैंने कहा था लग्नेश से जब कोई ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है तो उसके बल में वृद्धि, दोष है तो दोष में कमी। परंतु जो ग्रह दशमेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है उसमें बल आ जाता है। जो ग्रह नवमेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है वो विशेष शुभता प्रदान करने लगता है। आप आशा करता हूं मेरे इस पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैंने तीनों जगह 3 तरह की बात कही है। मैंने लग्नेश के संदर्भ में कहा कि इनके संपर्क, इनसे जो केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है ग्रह, उसके बल में वृद्धि होती है। जो कम बल देने वाला ग्रह है, जो नुकसान देने वाला ग्रह है, उसके नुकसान देने वाले बल में कमी आती है। दशमेश से केंद्र और त्रिकोण में जब कोई ग्रह आता है तो उस ग्रह में बल आ जाता है, और जब कोई ग्रह नवमेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में आता है तो उस ग्रह में विशेष शुभता आने लगती है, आ जाती है। वो ग्रह जातक के लिए भाग्य प्रदायक बनता है, सहयोगी बनता है। प्रिय दर्शकों, यही बात आपको सदैव ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले अपनी कुंडली में यही देखिए कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो हमारे लग्नेश से केंद्र अथवा त्रिकोण में बन रहे हैं, दशमेश से कौन कौन है और नवमेश से कौन कौन है। अब हम इतने विषय को समझ गए, अब फिर से आते हैं विषय पर एक बार और कि इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं? मान लीजिए मेरी कुंडली में लग्नेश से मेरा नवमेश ही केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाए हुए हो, तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने सूत्र कहा था कि लग्नेश से जो भी नवम पंचम या केंद्र संबंध में होगा उसके बल में वृद्धि होगी। अगर वो शुभ है तो उसके शुभता में वृद्धि होगी। तो
तो अगर नवमेश देखें तो वो नवमेश सदैव शुभ होगा लग्नेश के लिए, तो नवमेश यानी भाग्येश के बल में वृद्धि। और अब भाग्येश से लग्नेश भी केंद्र त्रिकोण में है, जैसा मैंने कहा कि लग्नेश से भाग्येश ही केंद्र त्रिकोण में आ गया है। तो अगर ऐसी स्थिति भाग्येश की, तो भाग्येश भी लग्नेश पर बल डालेगा। इससे जातक के बल में वृद्धि, जातक का विकास। और एक बात सदैव याद रखिए, कई बार जन्म कुंडली में बहुत से राजयोग बने होते हैं, परंतु उन राजयोगों में एक चीज हमेशा ध्यान रखना होता है कि राजयोग प्रदायक जो ग्रह हैं उनके अंदर बल बन रहा है कि नहीं। एक उदाहरण से समझिए कि कुंडली में गज केसरी योग है, कुंडली में गज केसरी योग है, परंतु यह गज केसरी योग लग्नेश से षष्ठ में चला गया है। तब तो आपने देखा कि कुंडली में गज केसरी योग है और निसंदेह वो गज केसरी योग प्रभावी है, परंतु वो गज केसरी योग अगर लग्नेश से षष्ठ में आया है तो उसके बल में कमी आ जाएगी। गज केसरी योग है परंतु नवमेश से षष्ठ में बना हुआ है, अष्टम में बना हुआ है, द्वादश में बना हुआ है, द्विद्वादश का संबंध बन रहा है, तो उस अवस्था में उसके बल में, उस योग के बल में कमी आ जाएगी। आशा करता हूं इतना विषय आप समझ गए होंगे। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से आपको त्रिकोण के ग्रहों को भी त्रिक भाव के ग्रहों को भी समझने का प्रयत्न करना होगा। जब पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, ये त्रिकोण के भाव हैं, एक दूसरे से, पहले तो मैंने कहा कि इनसे कौन कौन से ग्रह केंद्र और त्रिकोण में आ रहे हैं। अब यह भी देखना चाहिए कि त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में एक दूसरे से त्रिकोण में अथवा केंद्र का संबंध बनाए तो यह जबरदस्त स्थिति है। यदि इन दोनों में बल है तो यह जातक का विकास अवश्य कराएंगे। वैसे ही यदि कुंडली में केंद्र के जो चारों भाव हैं उनके ग्रह एक दूसरे से यदि केंद्र में होंगे 1, 4, 7, 10 में, तो इससे कुंडली के बल में वृद्धि होती है। वैसे ही यदि जन्म कुंडली में त्रिकोण के त्रिक भाव के स्वामी 6, 8, 12 एक दूसरे से केंद्र में आए, नवम पंचम संबंध में आए, लाभ संबंध में आए, लाभ संबंध कहते हैं तीसरे 11वें को, तो ये त्रिक भाव के स्वामी भी जातक के लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। यह बात हमें सदैव ध्यान रखना होगा कि आपको जन्म कुंडली के किसी भी भाव को अध्ययन करते समय यह पहला ध्यान रखना है कि कोई भी भाव बुरा है ही नहीं। हर भाव का अपना अपना महत्व है। जैसे हम सामान्यतया ये जानते हैं कि जन्म कुंडली का त्रिक भाव 6, 8, 12 खराब है, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि अष्टम आयु का भाव है, षष्ठ भाव आपकी प्रतियोगिता का भाव है, द्वादश भाव आपके मोक्ष का, आपके मुक्ति का। मोक्ष का अर्थ हमेशा वो वाला मोक्ष नहीं होता, मुक्ति का। हम जीवन में कभी कभी परेशानियों में भी तो फंसते हैं, उससे मुक्ति का भाव है। तो इन भावों को हमेशा एक दूसरे एंगल से भी आपको समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सहयोगी हैं। अब ये जब एक दूसरे से केंद्र अथवा त्रिकोण में आएंगे तो ये आपके लिए सदैव सहयोगी होंगे। याद रखिए, जन्म कुंडली में बन रहा दुर्भाग्य योग भी अगर ग्रहों के इस तरह के केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहे हों तो उस दुर्भाग्य का नाश करने वाला होगा। अब यहां एक पॉइंट और समझना होगा आपको। मान लीजिए कि लग्नेश से षष्ठेश केंद्र में आ जाए तो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, लग्नेश से षष्ठेश यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में आ जाए तो समझ लीजिए कि जातक के जीवन काल में आने वाली परेशानियां, कष्ट, दिक्कतें कम हो जाएंगी। यदि द्वादशेश केंद्र अथवा त्रिकोण में आ जाए, हालांकि ये विषय इतना गहरा है, इतना गंभीर है कि कुछ बातों में इसको नहीं समेटा जा सकता। समझ लीजिए कि इसमें परत दर परत नई बातें और निकलती चली जाएंगी कि फिर यह भी तो होगा कि मान लीजिए कि लग्न, चलिए द्वादशेश जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव में जब द्वादशेश हो तो ज्योतिष का सूत्र कहता है कि चतुर्थ भाव की वो हानि करेगा। लेकिन अगर अभी मैंने कहा कि वो लग्नेश, मान लीजिए लग्न में बैठा है और लग्नेश से द्वादशेश चतुर्थ में होकर के केंद्र का संबंध बना रहा है, तो क्या यह चतुर्थ भाव की हानि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन लग्नेश के से केंद्र में हो जाने के कारण जो इसका दोष है उसमें कमी आ जाएगी और वो चतुर्थ की जितनी हानि कर सकता था उतनी नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूं आज के विषय को भलीभांति आपने समझा होगा। आज के विषय को समझना इसलिए जरूरी है कि जब तक इसे नहीं समझेंगे आप जन्म कुंडली को भलीभांति नहीं समझ सकते। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।